हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुनील चौधरी और आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर का जो टॉपिक हमने लिया है वो है डीएनए रेप्लिकेशन या डीएनए प्रतिकृतिकरण, जिसे हिंदी में कहा जाता है। इस लेक्चर के अंदर विशेष तौर पे अपन बात करेंगे कि जो डीएनए प्रतिकृतिकरण होता है उसकी जो प्रक्रिया है वो अर्ध संरक्षी या सेमी कंजर्वेटिव है, साथ ही वो अर्ध असतत प्रक्रिया है। इन दोनों ही पहलुओं के बारे में अपन विस्तार पूर्वक चर्चा इस वीडियो लेक्चर के अंदर करें। इस लेक्चर पर आगे बढ़ने से पहले यदि आप इस लेक्चर को अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं तो इससे पहले जो दो लेक्चर अपन ने रखे थे डीएनए के ऊपर, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, जिसके अंदर बताया था कि जो डीएनए की है वो संरचना किस प्रकार से होती है, न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, न्यूक्लियोसाइड्स क्या होते हैं। उसके बाद अपन ने चर्चा की थी कि किस प्रकार से जो न्यूक्लियोटाइड हैं वो आपस में जुड़ते हैं। हाइड्रोजन बंधों के बारे में चर्चा की थी उन लेक्चर्स में अपन ने। तो उन लेक्चर्स के जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड करा दूंगा, तो वो लेक्चर आप पहले देख लें और उसके बाद में इस लेक्चर पे आएँ, क्योंकि दोनों लेक्चर जो हैं आपस में जुड़े हुए हैं, लिंक्ड हैं। तो बात करते हैं आज डीएनए रेप्लिकेशन या डीएनए प्रतिकृतिकरण। तो सामान्य तौर पे जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो होता ये है कि जब डीएनए की एक रज्जु के स्थान पर दो रज्जुओं का निर्माण हो जाता है, वह प्रक्रिया जिससे जो अमाउंट ऑफ डीएनए है, डीएनए का जो अमाउंट है वो क्या हो जाए, दुगना हो जाए, डबल हो जाए, वह कहलाती है आपके डीएनए रेप्लिकेशन। या यूं अपन कह सकते हैं इसको कि एक क्रोमेटिड के स्थान पर जब दो क्रोमेटिड उपस्थित हो तो वह प्रक्रिया कहलाती है आपके डीएनए रेप्लिकेशन या डीएनए प्रतिकृतिकरण। अपन ने जब केंद्रक के बारे में बात की थी, या यूं कहते कि जब अपन ने कोशिका चक्र के बारे में बात की थी, तो अपन ने कहा था कि जो कोशिका चक्र है इसको विभिन्न अवस्थाओं में बांटा जा सकता है, जिसके अंदर जीवन अवस्था थी, एक अवस्था थी जिसको अपन कह रहे थे एस अवस्था, एक अवस्था थी G2 अवस्था और उसके बाद में थी M अवस्था। तो कोशिका चक्र को निम्न अवस्थाओं में बांटा गया था। अब फिर अपन ने कहा था कि G1 से G2 तक की जो अवस्थाएं हैं इनको कहा जाता है आपके इंटरफेस या अंतरा अवस्था। और जो डीएनए का प्रतिकृतिकरण होता है बेसिकली वो होता है आपके एस फेज के अंदर, इस फेज के अंदर। तो इस फेज के अंदर क्या होता है, इस अवस्था के अंदर, कि एक जो आपका क्रोमेटिड होता है उसके साथ में एक और क्रोमेटिड आके जुड़ जाता है, क्योंकि इस क्रोमेटिड का रेप्लिकेशन होता है, इसकी प्रतिकृति होती है, इसकी एक नई कॉपी बन जाती है। और अपन कह सकते हैं कि अब एक क्रोमेटिड की जगह क्या है, दो क्रोमेटिड उपस्थित। यही कहलाता है आपके डीएनए का प्रतिकृतिकरण। जैसा अपन देख सकते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट लिखा हुआ है कि अगर यूकैरियोटिक सिस्टम की बात की जाए तो जो प्रतिकृतिकरण है ये होता है आपके एस फेज के अंदर। एस अवस्था जो होती है अंतरावस्था की उप अवस्था है, उसके अंदर आपके डीएनए रेप्लिकेशन है या प्रतिकृतिकरण है वो संपन्न होता है, जो अपन पहले चर्चा कर चुके हैं। अब जो प्रतिकृतिकरण होता है उसकी एक निश्चित दिशा होती है और ये दिशा होती है 5 प्राइम से 3 प्राइम। ये चीज़ भी आपको क्लियर हो जाएगी यदि आप मेरा पहले का जो वीडियो मैंने बनाया था डीएनए के ऊपर, यदि वो आप देखेंगे तो ये 5 प्राइम और 3 प्राइम क्या होते हैं ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। बेसिकली ये जो 5 प्राइम और 3 प्राइम है ये डीएनए के अंदर जो उपस्थित पेंटोज शुगर होती है या राइबोज शर्करा होती है उसके कार्बन की संख्या है कि 5 प्राइम और 3 प्राइम जो कार्बन है अपन ने वहाँ डिस्कस किए थे वही ये होते हैं। तो जो प्रतिकृतिकरण की जो दिशा होती है वो होती है आपके 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ। देख सकते हैं अपन इस चित्र के माध्यम से, चित्र में प्रदर्शित किया गया है आपके डीएनए की 2 स्ट्रैंड्स या रज्जु, क्योंकि अपने को पता है कि वॉटसन और क्रिक ने जो डीएनए का मॉडल दिया था वो था आपके डबल हेलिकल मॉडल या डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, द्विकुंडलित संरचना दी थी। और दोनों की दोनों जो स्ट्रैंड्स या रज्जु होती हैं ये प्रति समानांतर होती है, यानी यहाँ पे अगर 5 प्राइम है शुगर का या राइबोज शर्करा का, 5 प्राइम फॉस्फेट है, तो दूसरी तरफ क्या रहेगा, 3 प्राइम OH रहेगा। और इधर बात करें तो इधर 5 प्राइम फॉस्फेट है तो इधर 3 प्राइम OH ग्रुप या समूह उपस्थित रहेगा।
तो इस प्रकार से वाटसन और क्रिक ने डीएनए का प्रति समानांतर मॉडल दिया था। अब बात यह है कि जो प्रतिकृतिकरण होना, प्रतिकृतिकरण का मतलब हो गया अब ये जो डीएनए की रज्जु है इसके प्रति समानांतर एक नई डीएनए की श्रृंखला का निर्माण होगा, जिसे अपन कहेंगे पुत्री श्रृंखला या डॉटर स्ट्रैंड। इसी तरीके से ये जो स्ट्रैंड है इसके भी प्रति समानांतर आपके एक नई स्ट्रैंड का निर्माण होगा, जिसे अपन कहेंगे डॉटर स्ट्रैंड। तो ये जो सिंथेसाइजेशन होता है या डीएनए का जो श्रृंखलन होता है या नए न्यूक्लियोटाइड्स को, श्रृंखलन का क्या मतलब हो गया? श्रृंखलन का मतलब हो गया जब इसके ऊपर नए न्यूक्लियोटाइड्स को ला करके जोड़ा जाएगा तो उसे कहेंगे अपन डीएनए का श्रृंखलन। यहाँ पे अपन नए न्यूक्लियोटाइड्स ला के जोड़ देंगे प्रति समानांतर के, तो उसको अपन कहेंगे डीएनए का प्रतिकृतिकरण। अब ये नए न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ने का काम जो करता है एंजाइम, उस एंजाइम को कहा जाता है डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, इसे कहते हैं डीएनए पॉलीमरेज। ये एंजाइम होता है जो रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? डीएनए के प्रतिकृतिकरण के लिए। अब जो डीएनए पॉलीमरेज है ये आपके कोनों से न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस आरंभ नहीं कर सकता, यानी कि जो डीएनए पॉलीमरेज है अभी यहाँ से न्यूक्लियोटाइड का सिंथेसाइजेशन आरंभ नहीं कर पाएगा, ये कहते हैं यहाँ से न्यूक्लियोटाइड का संश्लेषण आरंभ नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसकी भी कुछ आवश्यकताएं हैं। ये एंजाइम तभी काम करेगा जब अपन कहेंगे कि कुछ पहले से न्यूक्लियोटाइड वहां पर उपस्थित हो, यानी पहले से कुछ मात्रा के अंदर न्यूक्लियोटाइड हैं वो पहले से वहां पे उपस्थित हो। साथ ही साथ इस एंजाइम को 3 प्राइम OH ग्रुप मिलना चाहिए। ये अगर समूह मिलेगा तो ही ये जो पॉलीमरेज है ये आगे काम कर पाएगा। थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं इसको। देखिए इस चित्र के माध्यम से कि यहाँ पे क्या हुआ कि जो डीएनए पॉलीमरेज है वो देख सकते हैं अपन कोनों से आपके न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस या न्यूक्लियोटाइड संश्लेषण आरंभ नहीं कर रहा है। अब इसको क्या देना पड़ेगा? पहले अपने को कुछ प्राइमर्स यहाँ पे जोड़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये जो प्राइमर जोड़े जाते हैं ये बेसिकली होते हैं आपके आरएनए। ठीक है, जो प्राकृतिक रूप से प्राइमर होते हैं वो आरएनए प्राइमर होते हैं। तो ये कुछ आरएनए और डीएनए में जो अंतर है वो अपन ने अपने पहले लेक्चर्स के अंदर बात की थी। आपको अगर कुछ डाउट है तो आप पहले उन लेक्चर्स को जरूर देखें। तो जो प्राइमर्स हैं ये होते हैं आरएनए के न्यूक्लियोटाइड। तो यहाँ पे पहले आरएनए के कुछ न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ा जाता है डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स के कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, तो ये जो आरएनए प्राइमर है इसको जोड़ने का जो कार्य करता है वो करता है आपके डीएनए प्राइमेस प्रोकैरियोट्स के अंदर। सिस्टम की बात करें तो वहां पे इन प्राइमर्स को जोड़ने का काम करता है डीएनए पॉलीमरेज अल्फा। वही बात होगी कि इन प्राइमर्स की आवश्यकता क्यों पड़ी? आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि जो रेप्लिकेशन करेगा या प्रतिकृतिकरण करेगा वो एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज। और पॉलीमरेज एक ऐसा एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज जो आपके सिरों से न्यूक्लियोटाइड का संश्लेषण आरंभ नहीं कर सकता। ये न्यूक्लियोटाइड का संश्लेषण तभी आरंभ करेगा जब कुछ पहले से न्यूक्लियोटाइड वहां उपस्थित हो, और इन पहले से उपस्थित न्यूक्लियोटाइड्स को अपन नाम दे रहे हैं प्राइमर। इन्हें जोड़ेगा कौन? डीएनए पॉलीमरेज अल्फा यूकैरियोटिक सिस्टम के अंदर। तो यहाँ पहले 2 शर्तें देखिए आप डीएनए पॉलीमरेज के काम करने के लिए। पहली शर्त है कुछ न्यूक्लियोटाइड होने चाहिए, ये न्यूक्लियोटाइड आपने जोड़ दिए। साथ ही साथ इनको कार्य करने के लिए क्या मिलना चाहिए? एक 3 प्राइम OH समूह। यदि 3 प्राइम OH समूह होगा तो ये आगे इसके ऊपर न्यूक्लियोटाइड जोड़ता जाएगा इस श्रृंखला के अनुरूप। अनुरूप का मतलब ये है जैसे यहाँ पे अगर आपके A न्यूक्लियोटाइड जुड़ा हुआ है इस श्रृंखला के ऊपर, पूरक श्रृंखला के ऊपर, टेम्पलेट के ऊपर, तो यहाँ पे सामने जोड़ दिया जाएगा T। किसके द्वारा? डीएनए पॉलीमरेज के द्वारा। ठीक है, तो ये प्राइमर वाला कॉन्सेप्ट मेरे को लगता है अब आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत ज़रूरी है इसको समझना ताकि आगे अपन डीएनए का जो प्रतिकृतिकरण है उसको समझ सके अच्छे से।
नेक्स्ट जो चीज़ है वो ये है कि जो नया न्यूक्लियोटाइड ऐड किया जाता है, जो अपन ने बात की, जैसे ए है तो इसके संपूरक आपने क्या जोड़ दिया, टी जोड़ दिया। जो नया न्यूक्लियोटाइड जोड़ा जाता है वो निर्भर करता है सही एच बॉन्डिंग के ऊपर। एच बॉन्डिंग अपन ने पढ़ा था, ए और टी जो होते हैं इनके बीच में 2 एच बॉन्ड होते हैं, एडेनिन और थाइमिन के बीच में। और वहीं अपन ने कहा कि जो ग्वानिन और साइटोसिन है इनके मध्य क्या होते हैं, 3 एच बॉन्ड होते हैं, 3 हाइड्रोजन बंद होते हैं। तो जो ए के सामने टी जोड़ना है या जी के सामने सी जोड़ना है, ये निर्भर करता है सही एच बॉन्डिंग के ऊपर। देख सकते हैं अपन इस चित्र के माध्यम से। सपोज कीजिए कि ये कोई टेम्पलेट स्टैंड है जिसके ऊपर क्या जुड़ा हुआ है, टी जुड़ा हुआ है और सी जुड़ा हुआ है। अब डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, इस टी के कॉम्प्लीमेंट्री संपूरक क्या लाके जोड़ देगा, ए को लाके जोड़ देगा। ठीक है, एडेनिन को जोड़ देगा टी के साथ में और 2 हाइड्रोजन बंद यहाँ पे उपस्थित रहेंगे। वहीं यदि सामने जो टेम्पलेट है इसके ऊपर सी है तो इसके सामने क्या जोड़ा जाएगा, 3 बंदों से जी जोड़ा जाएगा। तो ये होती है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो डीएनए पॉलीमरेज का काम होता है कि जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है, जो आपके पूरक श्रृंखला है, उसके अनुरूप क्या जोड़े, नए न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़े। और नए न्यूक्लियोटाइड्स का जुड़ना निर्भर करता है सही एच बॉन्डिंग के ऊपर। चलिए आगे बात करते हैं। जो अपना मेन टॉपिक था इस लेक्चर का वो था कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो एक सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस है या सेमी कंजर्वेटिव प्रक्रिया, या यूं कहते हैं कि अर्धसंरक्षी प्रक्रिया है, जिसे अपन हिंदी में कहते हैं अर्धसंरक्षी प्रक्रिया। अब ये अर्धसंरक्षी प्रक्रिया क्या होती है, इस अर्धसंरक्षी प्रक्रिया के बारे में सर्वप्रथम बताया था आपके वॉटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिक ने। तो प्रक्रिया के बारे में सबसे पहले बताने वाले थे वॉटसन और क्रिक, परंतु इसको प्रयोगों से सिद्ध करने का श्रेय जाता है आपके मैसेल्सन और स्टाहल नामक वैज्ञानिक को। तो इस अर्धसंरक्षी मतलब डीएनए का जो प्रतिकृतिकरण है वो अर्धसंरक्षी है, इसका आइडिया सबसे पहले दिया था आपके वॉटसन क्रिक ने। वॉटसन क्रिक वही है जिन्होंने डीएनए का द्विरज्जुकीय मॉडल या डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया था, परंतु इसको प्रयोग के द्वारा सिद्ध करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे मैसेल्सन और स्टाहल। अब अर्धसंरक्षी प्रक्रिया क्या होती है, अर्धसंरक्षी का मतलब है बेटा कि जब डीएनए की एक जो रज्जु है वो पेरेंटल रहे, यानी वो जो पहले से उपस्थित रज्जु है वही रहे, और एक जो रज्जु है वो नई निर्मित हो, उसका नया संश्लेषण हो, तो उसे कहेंगे अर्धसंरक्षी। यदि पूर्ण संरक्षी होती है तो अपन क्या कहते हैं, कंजर्वेटिव ही होता पूरा का पूरा, तो अपन क्या कहते हैं कि आपके दोनों की दोनों स्ट्रैंड्स हैं वो नई संश्लेषित होगी, दोनों की दोनों स्ट्रैंड्स का नया संश्लेषण होगा। तो इसके बारे में अपन इस एक्सपेरिमेंट में चर्चा करेंगे, जो एक्सपेरिमेंट दिया गया था आपके मैसेल्सन और स्टाहल के द्वारा। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट क्या है इसके बारे में बात करते हैं अपन। अब मैसेल्सन और स्टाहल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो किया था आपके ई कोलाई के ऊपर। ठीक है, ई कोलाई जो जीवाणु है इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने क्या किया, जो ई कोलाई था उसको सबसे पहले संश्लेषित किया N15 मीडियम के ऊपर। अब ये N15 मीडियम क्या है, जैसे नाइट्रोजन है, सपोज करें अपन नाइट्रोजन है, इसका आपके एटॉमिक जो नंबर होता है, आणविक जो संख्या होती है वो होती है 7, और जो इसका एटॉमिक मास होता है, आणविक भार होता है, वो होता है 14। ये जो एटॉमिक नंबर है ये प्रदर्शित करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, कि प्रोटॉन की संख्या कितनी है, और जो एटॉमिक मास है वो होता है आपके प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का नंबर। ठीक है, तो अपने को पता है कि कोई भी एटम है तो उसका जो मास है, उसका जो भार है वो केंद्रित रहता है उसकी नाभिक में या न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, जो केंद्रक होता है न्यूक्लियस है, नाभिक कहते हैं जिसे, उसके अंदर उसका भार केंद्रित रहता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स का भार होता है
वो अपन कह सकते हैं नगण्य होता है, तो उसको अपन कंसिडर करते नहीं है, उसको अपन मानते नहीं है। तो जो मुख्य जो भार होता है अणु का, एटम का, परमाणु का, वो केंद्रित रहता है उसकी केंद्रक के अंदर, क्योंकि यहाँ पे आपके प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन उपस्थित रहते हैं, जिसे ही अपन कह रहे हैं एटॉमिक मास। तो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। अब यदि जो न्यूक्लियस है, नाभि है, इसके अंदर यदि प्रोटॉन, क्योंकि प्रोटॉन कितने हैं नाइट्रोजन के अंदर? 7 है, तो यहाँ पे 7 प्रोटॉन है और 7 ही क्या है? न्यूट्रॉन है। सामान्यतः जो प्रोटॉन की संख्या है वो न्यूट्रॉन के समान रहती है, तो 7 + 7 ये हो गए 14, तो ये हो गया एटॉमिक मास। अब यदि जो नाभिक है उसके अंदर प्रोटॉनों की जो संख्या है वो न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर ना हो, यदि बराबर है तो जो एटम है वो स्थायी है। यदि प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन के समान नहीं है तो जो नाभि है इट विल डीजनरेट, वो डिग्रेड होगी किसके रूप में? अल्फा, बीटा और गामा रेडिएशन के रूप में, जिसे अपन कहते हैं रेडियो धर्मिता या रेडियो एक्टिविटी। तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन लिया है वो लिया है N15, ठीक है। N15 मीन्स क्या हो गया? 7 तो इसका एटॉमिक मास है, सॉरी एटॉमिक नंबर है, और जो एटॉमिक मास है वो कितना हो गया? 15 हो गया। तो यहाँ पे आपके जो न्यूट्रॉन की संख्या है वो 7 नहीं होकर के वो 8 है। तो यदि ऐसी अवस्था है तो अपन क्या कहेंगे? ऐसी अवस्था में अपन कहेंगे कि ये अनस्टेबल न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस यदि अनस्टेबल है तो जो न्यूक्लियस है वो डीजनरेट होगी किसके रूप में? अल्फा, बीटा, गामा रेडिएशन के रूप में, और इसे अपन कहेंगे रेडियो एक्टिव आइसोटोप या समस्थानिक। समस्थानिक बेटा आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री के अंदर, वो होते हैं जिनके अंदर जो प्रोटॉन का नंबर है, ठीक है, वो तो होता है समान, देख सकते हैं इन दोनों के अंदर, ये दोनों आपस में रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं। तो प्रोटॉन की संख्या तो दोनों के अंदर है समान, पर जो न्यूट्रॉन की संख्या है वो है अलग अलग। तो ये चीज यहाँ समझनी इसलिए आवश्यक थी क्योंकि यहाँ पे एक्सपेरिमेंट के अंदर जो मैसेल्सन और स्टाहल है, इन्होंने काम में लिया था N15 नाइट्रोजन। अब डीएनए के अंदर नाइट्रोजन होते हैं नाइट्रोजनी क्षारों के अंदर। तो अब जो नाइट्रोजनी क्षार हैं उनके अंदर जो नाइट्रोजन है वो नॉर्मल नाइट्रोजन ना होकर के N15 वाली नाइट्रोजन, यानी उसका रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। अब ये उस सामान्य नाइट्रोजन की तुलना में थोड़ा भारी है, हैवी। तो इन्होंने क्या किया कि ई कोलाई को लिया, ई कोलाई को लेकर के उसको N15 युक्त, N15 नाइट्रोजन 15 युक्त जो माध्यम है उसके ऊपर संश्लेषित किया। ई कोलाई जो कि एक जीवाणु है उसको संश्लेषित किया उस माध्यम पे जिसके अंदर क्या मौजूद है? N15। उसके बाद में क्या किया इन्होंने? सीजियम क्लोराइड का डेंसिटी ग्रेडियंट बनाया। सीजियम क्लोराइड का जो आपके डेंसिटी घनत्व है उसके आपकी प्रवणता बनाई। तो सीजियम क्लोराइड की घनत्व प्रवणता का निर्माण किया। सीजियम क्लोराइड की घनत्व प्रवणता का इस्तेमाल किया जाता है डीएनए के सेपरेशन के लिए। अब ये क्या होता है सीजियम क्लोराइड, कैसे इसकी घनत्व प्रवणता बनाते हैं, उसके बारे में अपन देख सकते हैं इस चित्र के माध्यम से। देखिए ये एक सेंट्रीफ्यूज मशीन है। इसके अंदर क्या होता है कि जो आपकी ट्यूब्स होती हैं इसके अंदर आपकी सीजियम क्लोराइड डाल दिया जाएगा, और साथ ही साथ इस ई कोलाई से जो डीएनए आपने लिया है उसको इसके अंदर डाल करके, मतलब जो जीवाणु है उससे आप डीएनए पृथक करोगे, और जो सीजियम क्लोराइड का डेंसिटी ग्रेडियंट है इसमें सेंट्रीफ्यूज करोगे। अब सेंट्रीफ्यूज करोगे तो क्या होगा इस तरीके से, तो यहाँ पे डेंसिटी की कुछ ग्रेडियंट बन जाएंगे, घनत्व की प्रवणताएं बन जाएंगी। कह सकते हैं अपन कि जो ज्यादा घनत्व है वो नीचे रहेगा और जो कम घनत्व वाला है वो ऊपर रहेगा। घनत्व बेसिकली बेटा होता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, भार अपॉन आयतन, ठीक है। तो जब सीजियम क्लोराइड का डेंसिटी ग्रेडियंट बनाया गया तो अलग अलग डेंसिटी की इस प्रकार से प्रवणताएं बन गई। साथ में क्योंकि यहाँ पे N15 नाइट्रोजन ली थी अपन ने,
तो जो आपके डीएनए का संश्लेषण हुआ इस ई कोलाई में, तो ई कोलाई प्रतिकृतिकृत होगा डीएनए उसका, उसके बाद में उसके फिजन के द्वारा या खंडन के द्वारा 2 ई कोलाई का निर्माण हो जाएगा। इस प्रकार से वो जनन करता चला जाएगा, तो अपनी संख्या में वृद्धि करता चला जाएगा। तो इनसे जो डीएनए लिया गया उसके अंदर क्या था, आपको क्या देखने को मिला कि एक ही बैंड देखने को मिला, और वो बैंड देखने को मिला 1.5 घनत्व के ऊपर। समझना इस चीज को, आगे बात करेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट अपन बात करें कि इस ई कोलाई को, इसी ई कोलाई को आपने N15 मीडियम से उठाकर अब उस मीडियम पे रख लिया जिसके अंदर क्या है, N14 वाली नाइट्रोजन, N14 वाली नाइट्रोजन है। और एक जनरेशन के बाद ही, एक जनरेशन जैसे ही पूरी हुई, एक संतति जैसे ही पूर्ण हुई, उसको वहां से हटा लिया गया, उस ई कोलाई के अंदर से डीएनए को पृथक किया गया, और पृथक करने के बाद सीजियम क्लोराइड की जो घनत्व प्रवणता है उसके अंदर से डाला गया। फिर इस सेंट्रीफ्यूज मशीन में इस तरह से सेंट्रीफ्यूज करेंगे अपन इसको, और उसमें देखने को मिला एक ही बैंड, और वो बैंड था अब 1 घनत्व के ऊपर। नेक्स्ट तीसरा स्टेप एक्सपेरिमेंट का क्या किया इन्होंने, इसी ई कोलाई को वापस से एक और संतति के लिए, एक और जनरेशन के लिए किसमें डाला, N14 वाले मीडियम में डाला, और डालने के बाद में जो सीजियम क्लोराइड की घनत्व प्रवणता है उसके अंदर इसको सेंट्रीफ्यूज किया गया, और अब देखने को मिले बेटा 2 बैंड। ठीक है, 2 बैंड देखने को मिले, एक तो आपको 1 घनत्व पे, और एक जो बैंड देखने को मिला वो उस घनत्व से और हल्का था। अब इस आधार पर उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला, देखते हैं, बात करते हैं। तो 3 कंडीशंस अपने पास है, 1, 2 और 3। इस अवस्था में क्योंकि N15 पे कल्चर किया गया है, N14 वहां पे है नहीं, तो दोनों की दोनों जो स्ट्रैंड्स हैं, देख सकते हैं इस चित्र के माध्यम से, दोनों की दोनों जो डीएनए की रज्जु है उसके अंदर आपके N15 वाला नाइट्रोजन रहा होगा, इसलिए अपने को एक ही बैंड देखने को मिला, और वो भी बैंड कहां देखने को मिला, अधिक घनत्व पर, यहां पर। ठीक है, नेक्स्ट अपन ने क्या किया, इस जो ई कोलाई है इसको अपन ने कल्चर किया किसके ऊपर, उस माध्यम पे जिसपे N14 वाला नाइट्रोजन था। अब इससे क्या होगा, इससे ये हुआ, क्योंकि यदि डीएनए का जो प्रतिकृतिकरण है वो अर्धसरक्षी है, तो उस अवस्था में क्या होना चाहिए, उस अवस्था में क्या ये होना चाहिए कि एक जो रज्जु है ये तो पैतृक रहेगी, पेरेंटल रहेगी, देख सकते हैं अपन, और ये वाली जो रज्जु है जो N14 वाले नाइट्रोजन वाली है ये नई संश्लेषित हुई, और इस वजह से फिर से अपने को एक ही बैंड देखने को मिला, और वो बैंड थोड़ा सा कम घनत्व पे देखने को मिला, क्योंकि ये डीएनए N15 और N14 का हाइब्रिड था। N15 का भार ज्यादा है, यहाँ पे क्या है, आधी तो स्ट्रैंड, आधी रज्जु तो है N15 वाली, आधी रज्जु है N14 वाली, इसलिए एक बैंड तो एक ही देखने को मिलेगा, परंतु उसका जो घनत्व होगा वो इसकी तुलना में थोड़ा कम होगा। तीसरे केस में क्या हुआ होगा, तीसरे केस में आपने फिर से इस ई कोलाई को रखा N14 वाले माध्यम पे, तो ये जो स्ट्रैंड है इसके पूरक श्रृंखला बनी N14 वाली, एक N15 एक N14, परंतु ये अब पैतृक श्रृंखला के रूप में कार्य करेगी, यहाँ पे पेरेंटल स्ट्रैंड के रूप में कार्य करेगी, और इसके समानांतर, प्रति समानांतर आपके फिर से एक स्ट्रैंड बनेगी, और दोनों की दोनों कैसी होगी, N14 नाइट्रोजन वाली होगी। इसी तरीके से इसको अपन अलग करेंगे दोनों स्ट्रैंड्स को, तो एक तो हो गई ये पेरेंटल स्ट्रैंड, और इसके प्रति समानांतर आपके N14 वाली स्ट्रैंड, और इस N14 वाली स्ट्रैंड के समानांतर N14 वाली स्ट्रैंड। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेंगे, 2 बैंड देखने को मिलेंगे, एक तो हाइब्रिड वाला, संकर वाला, जिसके अंदर N15 भी है N14 भी है, वो देखने को मिल रहा है आपको अधिक घनत्व पर, क्योंकि N14 का घनत्व कम है, इसलिए ये दोनों जो श्रृंखलाएं हैं वो आपको देखने को मिलेगी और कम घनत्व के ऊपर। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है वो तभी संभव था जब डीएनए का प्रतिकृतिकरण कैसा था, अर्धसरक्षी था, अन्यथा ये संभव नहीं। तो इसलिए कहा जाता है, प्रयोग के द्वारा सिद्ध किया गया ऐसे कि डीएनए का प्रतिकृतिकरण है वो होता है अर्धसरक्षी प्रक्रिया द्वारा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं
कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन या प्रतिकृतिकरण की प्रक्रिया है वो होती है आपके अर्ध असतत, यानी ये सतत भी नहीं है, ये पूर्णतया असतत भी नहीं है, ये अर्ध असतत है, मतलब एक आधी सतत रहेगी और आधी असतत रहेगी। कैसे होता है बात करते हैं। देखिए ये चित्र है, ये प्रदर्शित कर रहा है आपके डीएनए की डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को, ठीक है, जो कि आपके वाटसन एंड क्रिक ने मॉडल दिया था, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, द्विरज्जुकीय डीएनए। अब जब इसके ऊपर रेप्लिकेशन होगा या इस डीएनए का क्या होगा, प्रतिकृतिकरण होगा, तो अब इन दोनों जो श्रृंखलाएं हैं इनके पूरक क्या बनेंगे, यहाँ पे नया डीएनए का निर्माण होगा। तो उसके लिए सबसे पहला जो कार्य किया जाना है वो ये है कि जो ए, टी और जी, सी के बीच में बंध हैं, हाइड्रोजन बंध, उनको तोड़ना पड़ेगा और तोड़ करके इस डीएनए को अकुंडलित करना पड़ेगा या इस डीएनए की अनविंडिंग करनी पड़ेगी। अब ये कार्य करता है एंजाइम जिसे कहा जाता है हेलिकेज। तो कुछ विशेष साइट्स होती हैं, जगह होती हैं जहां से प्रतिकृतिकरण आरंभ होता है और उस जगह को पहचानेगा आपके हेलिकेज, और हेलिकेज वहां पहुंच करके क्या करेगा, डीएनए को अकुंडलित कर देगा। और अकुंडलित होने की वजह से अब कुछ ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी और इन्हें कहा जाएगा आपके रेप्लिकेशन फॉर्क। इन्हें अपन कहेंगे रेप्लिकेशन फॉर्क या कह सकते हैं अपन प्रतिकृतिकरण फॉर्क इसको कहेंगे। अब जो प्रतिकृतिकरण फॉर्क है इसको अपन इस पार्शियल को कह रहे हैं, इस आदि को कह रहे हैं रेप्लिकेशन फॉर्क, ये भी एक रेप्लिकेशन फॉर्क है, ठीक है। देख सकते हैं अपन यहाँ पे यदि 5 प्राइम है तो इसके जो ये वाला सिरा होगा यहाँ पे होगा आपके 3 प्राइम। इसी प्रकार से यदि ये 3 प्राइम है तो इसका ये सिरा कहलाएगा 5 प्राइम। इधर से देखें तो ये 3 प्राइम है तो इसका ये वाला सिरा हो गया आपके 5 प्राइम, और ये 5 प्राइम है तो इसके इधर वाला सिरा हो गया 3 प्राइम, ठीक है। अब क्योंकि आपको पता है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन है उसकी जो दिशा होती है या प्रतिकृतिकरण की जो दिशा होती है वो होती है 5 प्राइम से 3 प्राइम। साथ ही साथ कुछ प्राइमर भी चाहिए, तो इसमें यहाँ प्राइमर जुड़ जाएगा 5 प्राइम से 3 प्राइम, और जैसे ही 3 प्राइम मिलेगा डीएनए पॉलीमरेज को तो वो इसका श्रृंखलन कर देगा। परंतु अब यहाँ समस्या ये है कि यहाँ पे आप 3 प्राइम नहीं जोड़ सकते। यदि जोड़ भी दोगे तो क्या होगा, यहाँ 3 प्राइम आएगा और इस तरफ रहेगा 5 प्राइम, और अब आगे डीएनए का श्रृंखलन नहीं हो सकता, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज काम तभी करेगा जब उसे फ्री मुक्त 3 प्राइम OH समूह मिले। तो यहाँ पे यदि इस प्रकार से जोड़ोगे आप डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स तो यहाँ पे आपको मिलेगा 5 प्राइम फॉस्फेट समूह, और फॉस्फेट समूह के ऊपर डीएनए पॉलीमरेज न्यूक्लियोटाइड नहीं जोड़ सकता। तो इसी चीज को अब यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे 3 प्राइम ये है, तो यहाँ पे तो आपके 5 प्राइम लगा और इस तरफ लगा आपके 3 प्राइम, और 3 प्राइम के आगे निरंतर रूप से डीएनए का संश्लेषण हो गया। तो ये तो निरंतर रूप से होने वाला संश्लेषण है। वहीं इस एंड के ऊपर देखें तो यहाँ निरंतर रूप से डीएनए का संश्लेषण नहीं हो सकता। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए करना ये पड़ेगा कि कुछ प्राइमर आपको जोड़ने पड़ेंगे जो इस दिशा में चलेंगे। तो यहाँ पे जोड़ा अपन ने 5 प्राइम, यहाँ आ गया आपके 3 प्राइम, इसी प्रकार से यहाँ इस पे आ गया 3 प्राइम। अब क्या करेगा डीएनए पॉलीमरेज, वो डीएनए पॉलीमरेज यहाँ आएगा और इन प्राइमर्स के बीच में पॉलीमराइजेशन कर देगा, नए न्यूक्लियोटाइड जोड़ देगा, क्योंकि इसे अब 3 प्राइम OH समूह मिल गया है। तो यहाँ इस स्ट्रैंड के ऊपर, इस रज्जु के ऊपर जो संश्लेषण हो रहा है वो हो रहा है निरंतर, जिसे अपन कह रहे हैं कंटिन्यूअस सिंथेसाइजेशन, और इस स्ट्रैंड के ऊपर जो संश्लेषण हो रहा है वो हो रहा है असतत, ठीक है, डिसकंटिन्यूअस सिंथेसाइजेशन ऑफ डीएनए। तो एक स्ट्रैंड पर कंटिन्यूअस है, एक स्ट्रैंड पे डिसकंटिन्यूअस है, ये कहते हैं एक स्टैंड पे सतत है, एक पे असतत है, इसलिए इसे क्या कह रहे हैं, सेमी डिसकंटिन्यूअस या अर्ध असतत कह रहे हैं इसको, ठीक है।
अब इसको और थोड़ा ढंग से समझने का प्रयास करते हैं अपन कि आपके जो डीएनए हेलिकेज है उसने इस डीएनए का आकुंडलन कर दिया। उसके बाद में अब दो है, ये रेप्लिकेशन, एक रेप्लिकेशन फॉर्क की बात कर रहे हैं, ये एक रेप्लिकेशन फॉर्क को प्रदर्शित कर रहा है। समझते हैं इसको किस प्रकार से डीएनए का प्रतिकृतिकरण होता है, क्योंकि अपन कह रहे हैं कि डीएनए का जो प्रतिकृतिकरण है वो क्या है, सेमी डिसकंटिन्यूअस है, अर्ध असतत है। तो देख सकते हैं अपन यहाँ पे कि यहाँ पे जो स्ट्रैंड है 3 प्राइम ये वाली, यहाँ पे तो सीधे तौर पे आप एक प्राइमर लाके जोड़ोगे, प्राइमर की दिशा होगी 5 प्राइम से 3 प्राइम और 3 प्राइम मिलते ही डीएनए पॉलीमरेज इसका सतत रूप से संश्लेषण कर देगा। तो डीएनए की वो स्ट्रैंड या वो रज्जु जिसपे सतत रूप से डीएनए का संश्लेषण होता है उसे कहा जाता है लीडिंग स्ट्रैंड या लीडिंग रज्जु। अब जो दूसरी स्ट्रैंड है, यहाँ पे समस्या क्या है, यहाँ पे समस्या ये है कि आपने यहाँ पे यदि प्राइमर जोड़ा तो प्राइमर की दिशा क्या होगी, क्योंकि यहाँ 5 प्राइम है तो 3 प्राइम और ये 5 प्राइम। अब 5 प्राइम के ऊपर तो फॉस्फेट है तो यहाँ पे आगे न्यूक्लियोटाइड जोड़ना संभव नहीं हो पाएगा। तो यदि आगे न्यूक्लियोटाइड्स का जोड़ना संभव नहीं है तो आगे डीएनए का संश्लेषण भी नहीं हो सकता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए प्राइमर्स को इस दिशा में जोड़ना पड़ेगा। तो इस दिशा में यदि जोड़ोगे, क्योंकि ये 5 प्राइम है, 5 प्राइम है तो ये जो दिशा हो जाएगी ये प्राइमर की हो जाएगी 5 प्राइम और ये हो जाएगी आपके 3 प्राइम दिशा। नेक्स्ट जो इस तरफ वाला डायरेक्शन है वो 3 प्राइम का है, तो 5 प्राइम और 3 प्राइम। तो ये प्राइमर ने इसको क्या दे दिया, डीएनए पॉलीमरेज को 3 प्राइम मुक्त OH समूह दे दिया। तो अब जो डीएनए पॉलीमरेज है यहाँ से यहाँ तक संश्लेषण कर देगा डीएनए का। उसी प्रकार से फिर प्राइमर जोड़ा, फिर संश्लेषण हो गया। अब आप लोगों के दिमाग में ये बात आई होगी कि ये एक साथ ही क्यों ना एक ही प्राइमर जोड़ करके पूरा संश्लेषण कर लिया गया, क्योंकि जो डीएनए हेलिकेज है ये धीरे धीरे डीएनए का अकुंडलन करेगा। तो जैसे जैसे अकुंडलन होता जाएगा, प्राइमर जोड़ा, इतना सा संश्लेषण किया, और आगे जब अकुंडलन होगा तो और प्राइमर जोड़ के और संश्लेषण कर लिया जाएगा। और क्योंकि ये आपके निरंतर संश्लेषण है तो ये निरंतर रूप से संश्लेषित हो जाएगी। परंतु यहाँ पे जो संश्लेषण है डीएनए का ये टुकड़ों के रूप में होगा। अब ये जो टुकड़े हैं इनके अंदर क्या है बेटा, एक प्राइमर है। प्राइमर क्या है, आरएनए है। ठीक है, आरएनए का प्राइमर है। साथ ही साथ इसके अंदर डीएनए के खंड भी हैं जो डीएनए पॉलीमरेज जोड़ रहा है। ठीक है, अब इन डीएनए प्लस इन आरएनए के जो खंड हैं इनको कहा जाता है ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स। ठीक है, ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स। तो ये जो डीएनए का संश्लेषण खंडों के रूप में होता है, कौन सी स्ट्रैंड के ऊपर, लैगिंग स्ट्रैंड के ऊपर। एक जो स्ट्रैंड होती है उसके ऊपर डीएनए संश्लेषण निरंतर रूप से होता है जिसे कहा जाता है लीडिंग स्ट्रैंड, और दूसरी स्ट्रैंड के ऊपर या दूसरी रज्जु के ऊपर डीएनए का जो संश्लेषण होता है वो खंडों के रूप में होता है जिसे कहा जाता है लैगिंग स्ट्रैंड। ठीक है, अब ये जो डीएनए के खंड हैं इनको कहा जाएगा आपके ओकाज़ाकी खंड या ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो डीएनए का प्रतिकृतिकरण होता है वो एक अर्ध संरक्षी प्रक्रिया है, साथ ही वो एक अर्ध असतत प्रक्रिया है। इस वीडियो लेक्चर के अंदर अपन ने कहीं पे भी ये बात नहीं की है कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन है उसकी मैकेनिज्म क्या है, उसकी प्रक्रिया क्या है। उस प्रक्रिया के बारे में अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर विस्तार से चर्चा करेंगे। यहाँ सिर्फ अपन ने ये चर्चा की है कि जो रेप्लिकेशन या प्रतिकृतिकरण है उसकी क्या विशेषताएं हैं, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं। तो अपन ने 2 चीजें बताई कि जो रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव है और सेमी डिसकंटिन्यूअस है। धन्यवाद।